नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जिन्हें हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संविधान जो हम पॉलिटी की वीडियो पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारा ये 10वां लेक्चर है। आपको इंडियन पॉलिटी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी यहाँ पे एंड ऑफ दिस वीडियो, तो आप उसको वॉच कर लेना। उसमें मैंने काफ़ी सारे जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके बारे में चर्चा की है और सभी पदाधिकारी से 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से देखा जाए तो बनते हैं। अब उठाते हैं किस टॉपिक से हैं ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, जो किस तरह का बनाते हैं। 4 या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं एक टॉपिक पे, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, जो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो कितने ही चाहिए क्वेश्चन बनाओ तो बना लो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जो नोट्स हैं उसके हिसाब से ले चलता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये हमारा टॉपिक जो है शुरू हो चुका है। तो मेरे फ़ोन की जो स्क्रीन है वो टूटी हुई है, थोड़ी वो कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, तो मुझे एक्चुअल में थोड़ा दिखाई कम दे रहा है इसके अंदर। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा जो मैंने नोट्स बना रखा है कॉपी के अंदर उसमें से थोड़ा पढ़ करके आपको इसमें समझा दूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इनका जो पद है, जो अनुच्छेद है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। 3 अनुच्छेद हैं, उनके अंदर इनका पूरा जो है वो जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 148 से लेके और 151 तक। इंपॉर्टेंट 2 ही अनुच्छेद हैं, 148 और 149, 149 एंड 148 और 148 टू 151 तक इनका जिक्र किया गया है। सबसे पहले ये कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिट जनरल कौन होते हैं ये? सार्वजनिक धन का व्यय या प्राप्ति। सार्वजनिक धन से मतलब ये है कि जो जनता का धन होता है, जिस भी माध्यम से सरकार के पास पहुंचता है, चाहे वो कर के माध्यम से पहुंचे, चाहे कोई अदर माध्यम से पहुंचे, तो उसका व्यय करना, यानी कि उस धन को हमें कैसे देश के अच्छे काम के अंदर, अच्छे कार्यों के अंदर यूज़ करना है, और दूसरा उसकी प्राप्ति कैसे करनी है। जिस तरह से हमारा जीएसटी कलेक्शन होता है, वो प्रॉपर वे से जीएसटी हमारे पास गवर्नमेंट के पास अगर पहुँचता नहीं है तो देश के अंदर खर्चा लगाना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा चाहिए तो वो नहीं रहेगा। सबसे पहले उसको अच्छे से प्राप्त करना, ठीक है, फिर उसको अच्छे से यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना उसको अच्छे वे के अंदर। ये नहीं कि इधर उधर उसको धन को वितरित करके ख़राब कर दिया या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया कि उसका कोई हमें फ्यूचर में या वर्तमान में उसका कोई फ़ायदा ना हो। तो उस धन का अच्छे से व्यय करना और उसको प्राप्त करना। अब बात करते हैं जो अनुच्छेद 148 है, उसमें इनके पद के बारे में वर्णन किया गया है। किसके पद के बारे में? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं उनके पद के बारे में वर्णन किया गया है। नंबर जो 149 अनुच्छेद है उसमें इनको कार्य और शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। इनकी क्या क्या कार्य रहेंगी, जब आपके पद के दौरान ये पद में रहेंगे तो क्या क्या कार्य रहेंगे, और इनके पास क्या क्या शक्तियाँ रहेगी कार्य करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है, ये होता क्या है, क्या होता है, क्या काम करते हैं। तो लेखा परीक्षण, जितना भी लेखा जोखा होता है, हिसाब किताब आप कह सकते हो, जैसे आप अपना हिसाब किताब आप करते हो अपने घर के अंदर कि पढ़ने वाले स्टूडेंट मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। तो आपके घर से आपको पैसे मिलते हैं, घर वाले या तो हिसाब करके भेजते हैं या खुद आप हिसाब लगाते हो कि मुझे 3000 रुपये किराया देना है, रूम रेंट देना है, फिर मुझे 1000 रुपये मेरा लग जाएगा राशन लाने का, ठीक है, 2000 रुपये कोचिंग की फ़ीस है, और 1000 रुपये में मुझे नोट्स वगैरह या बुक्स वगैरह परचेज़ करने हैं। तो इस तरह से आप अपना बनाते हो ये पूरा कि मुझे इतना इतना खर्चा घर वालों से लेना है, ठीक है। अब आपने बना लिया, अब आप इसको सही वे में कैसे यूटिलाइज़ करोगे। आपने पैसा प्राप्त कर लिया, मान लो ये जीएसटी है जो आपने घर वालों से लिया है, अब इसको आपको अच्छे वे में कैसे लगाना है। आप किसी बुक स्टोर पे गए, 3000 आपका फिक्स है, आपको पता है कि रूम रेंट देना है, वो तो 3000 फिक्स है। हाँ, राशन के अंदर वेरी कर सकता है कि आप 900 में लाओगे या 1100 में लाओगे, ठीक है। बुक्स में वेरी कर सकता है कि आप
बुक्स का 500 रुपये में लाते हो नोट्स वगैरह, या फिर आप 1500 रुपये में लेकर के आते हो। यहाँ पे वेरी करता है, क्योंकि आप अगर चाहो तो आप ताज़ा बुक जो फ्रेश एकदम होते हैं फर्स्ट यूज़ वो ले सकते हो, या फिर आप सेकंड कॉपी जो होते हैं सेकंड हैंड जो होते हैं वो भी ले सकते हो। तो आपको वहाँ पे वो 500 की भी मिल जाएंगी, क्योंकि वो लेस पे मिलेगी। अब राशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जब मान लो आप बाज़ार में गए तो मार्केट में सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, तो यहाँ पे भी आप जो तोल मोल है वो कर करके अपने रेट को थोड़ा बहुत कम करके ला सकते हो। तो ये आपके ऊपर व्यय करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, और कलेक्शन भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल देके इसको बताया है। अब आगे जो मैं बात करते हैं इसकी, हम चाहे ये लेखा परीक्षण करता है, यानी कि लेखा जितना भी बनेगा लेखा जोखा केंद्र का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसके ये मुखिया रहेंगे, और उसके लेखिका जो व्यय और प्राप्ति है वो मैंने आपको बताया उसको करेंगे। और लेखा जोखा के संरक्षक भी ये माने जाते हैं, किसके? लेखा जोखा के संरक्षक माने जाते हैं कंट्रोलर एंड महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी, ये जो पद दिया गया है ये हमारे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पद दिया गया है, और इसको किसने बताया है? जो हमारे B.R. अम्बेडकर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने इस पद को सबसे महत्वपूर्ण बताया। और महत्वपूर्ण आप समझ ही पा रहे होंगे कि पैसे के हिसाब से महत्वपूर्ण बताया, और इसको यूज़ करने के हिसाब से महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि इनके पद से पैसा इन्हीं के हाथ से होकर के निकल के जाना है, और सही जगह ना लगेगा तो उस पैसे का जो यूज़ है वो व्यर्थ जाएगा। बात करें इनकी नियुक्ति की, तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति महोदय इनको शपथ दिलाते हैं, और जिस बंदे की जो नियुक्ति करता है, जिस पदाधिकारी की जो नियुक्ति करता है, उनका त्याग पत्र भी अगर वो स्वयं की मर्जी से देना चाहें तो उसी को देते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। तो ये अपना त्याग पत्र स्वयं की मर्जी से होता है त्याग पत्र, तो ये त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति महोदय को अपना त्याग पत्र देंगे। आगे बात करते हैं कार्यकाल। इनका कार्यकाल वैसे तो 6 वर्ष का कार्यकाल दिया गया है, या फिर इनकी 65 वर्ष की उम्र पूरी हो जाए। किसी भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का या तो 6 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर ले, या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी, जो भी चीज़ पहले हो जाएगी। मान लीजिए कोई बंदा 55 साल का है, ठीक है, उसको आज की डेट में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना लिया, तो वो 6 साल की नौकरी पूरी कर लेंगे, तब तक उनकी उम्र हो जाएगी 61 वर्ष। यानी कि अब ये नौकरी पूरी कर कर ही जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है 62 वर्ष की उम्र में, तो उनकी 6 वर्ष जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 68 ईयर्स। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इनको सिर्फ 3 वर्ष ही नौकरी करने को मिलेगा, तब इनकी 65 की एज होते ही इनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, यानी कि वहाँ से जो पद है उससे किसी अन्य अधिकारी को बैठा दिया जाएगा उस पद पे। ठीक है, हटाना। अब इनको अगर मान लीजिए किसी जो होते हैं इनके कार्य को पसंद नहीं करते हैं, मान लीजिए संसद में या राष्ट्रपति महोदय, तो जो इनको हटाने का कार्य कैसे होगा? और ऊपर जो मैंने आपको नियुक्ति का कार्य बताया, ये नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय अपनी आप से नहीं करते, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय तो मात्र भारत में एक जो है ना कठपुतली टाइप में है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनकी नियुक्ति होती है। जितने भी पदाधिकारी की नियुक्ति कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय, सभी मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। ठीक है, वहाँ से सलाह मिलती है, फिर ही नियुक्ति होती है। अब मैं बात करता हूँ हटाने के लिए। तो अगर ये अपने कार्य में असमर्थ होते हैं या राष्ट्रपति महोदय को नहीं पसंद है, जैसे भी हो, तो इनको हटाने का अगर कार्य की बात करें तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनको जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको हटाने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी हिसाब से इनको हटाया जाता है। कैसे? सबसे पहले आपको संसद के दोनों सदनों के अंदर, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, मैंने यहाँ पे पूरा डायग्राम बना रखा है। संसद के सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको किस तरह से हटाया जाता है? संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा, इनके अंदर आपको एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। दोनों से प्रस्ताव आपको पारित करना पड़ेगा। पारित प्रस्ताव हो जाएगा और यहाँ पे एक कमेटी भी बैठ जाएगी। फिर ये कमेटी जो है वो प्रस्ताव पारित करवा के और ये डिसाइड करेगी कि इसको हटा दिया जाए। ठीक है, हटाएंगे कैसे? राष्ट्रपति महोदय के पास जाएंगे और राष्ट्रपति महोदय इसको स्वीकृति देंगे और फिर इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा। ये तो है हटाने का प्रोसेस जो इनके द्वारा। और ये अगर त्यागपत्र देना चाहें तो खुद की मर्जी से राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इनके कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो कार्य और शक्तियाँ में अगर बात करें तो इनके हैं मुख्य लेखा परीक्षक जो हैं वो के रूप में होते हैं। किसके रूप में? मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में होते हैं, केंद्र में भी और राज्य में। ये बात मैंने आपको पहले बता दी। नंबर 2 पे है जो हमारी संचित निधि है, जिससे हमारी पेंशन, जो जितने भी कर्मचारी रहते हैं उनके जो सैलरी होती है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संचित निधि से केंद्र में सैलरी बनती है और राज्य सरकार में बनती है। ठीक है, जो आकस्मिक निधि होती है उनके धन का व्यय ये कौन देखते हैं? ये ही इनका कार्य होता है देखना। किसका?
संचित निधि का, आकस्मिक निधि का, इनका देखना। नंबर 2 पे है परीक्षण की रिपोर्ट। ये जितना भी परीक्षण करते हैं भी कहाँ पैसा, कितना पैसा लगा है, कितना पैसा हमारे पास आया है, उसकी जो भी परीक्षण की रिपोर्ट होती है इन्होंने पूरा एकदम परीक्षण कर लिया कि यहाँ से इतना पैसा आया, यहाँ इतना आया, इसको यहाँ लगाना है, इसको यहाँ लगाना है। अब इन्होंने परीक्षण तो कर लिया। अब ये क्या करेंगे, इसकी जो रिपोर्ट बनेगी वो राष्ट्रपति महोदय को ये सौंप देंगे, और राष्ट्रपति महोदय, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, अगर केंद्र में होंगे तो ये राष्ट्रपति महोदय को सौंप देंगे, और राष्ट्रपति महोदय संसद के पटल पर इस रिपोर्ट को रखेंगे ताकि जनता के सामने ये बात सामने निकल के आए कि जो पैसा है वो कहाँ लगा है, किस वे में लग रहा है और कैसे आगे का लगेगा। तो ये राष्ट्रपति महोदय को सौंप देते हैं। राष्ट्रपति महोदय लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन के पटल में इसको पेश कर सकते हैं, और वो जनता के पास इसकी पहुंच हो जाती है कि यहाँ पैसा हमारा यहाँ लग रहा है। और ऐसे ही ये क्या करते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो राज्यपाल महोदय को अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करते हैं। किसकी? प्रशिक्षण की रिपोर्ट, जितना भी प्रशिक्षण करते हैं, परीक्षण की रिपोर्ट, ठीक है। तो उसके बाद राज्यसभा क्या करती हैं, राज्यपाल महोदय राज्य जो स्टेट होता है उसकी विधानमंडल जो होता है, जिसमें विधान परिषद और विधान सभा रहती है, तो उनके दोनों के पटल जो होते हैं, सभा के पटल होते हैं, उसके ऊपर जाकर के जितने भी रिपोर्ट होते हैं उनको दे देते हैं। फिर वो सभापति जो होते हैं या फिर जो अध्यक्ष होते हैं वो इस रिपोर्ट को पूरी तरह से एकदम पढ़ करके और बताते हैं, और इससे पता लगता है कि राज्य के अंदर कहाँ व्यय हो रहा है और कहाँ हमें प्राप्ति हो रही है, पूरी डिटेल एकदम, ठीक है दोस्तों। कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो मैंने इसके अंदर लिखी है। अगर आपको कहीं कहीं एक क्वेश्चन इस तरह का भी पुटअप किया जा सकता है कि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, इसके लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक होते हैं। अध्यक्ष नहीं, जो लोक लेखा समिति है उसके मार्गदर्शक, उसके मित्र, उसकी आँख, उसके कान, ये कौन होते हैं? तो ये हमारे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, ये जो लोक लेखा समिति है इसके क्या होते हैं, आँख, नाक, कान, मित्र, मार्गदर्शक होते हैं, क्योंकि लोक लेखा समिति के अंदर सारा लेखा जोखा रहता है, और यहीं से मेन जो है वो यहाँ पर इनके मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। अब आगे दिया हुआ है कि जो राष्ट्रपति महोदय है या राज्यपाल महोदय हैं, अगर इनको कोई भी जानकारी लेनी है किससे, लेखा जोखा से, ठीक है, या फिर कोई जानकारी इनको देनी हो, या फिर इनको कोई कार्य सौंपना हो, किसको? कैग को ये कोई कार्य सौंप सकते हैं, कैग को कोई जानकारी दे सकते हैं, कैग से कोई जानकारी ले सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय, दोनों ये जानकारी भी ले सकते हैं, कोई कार्य सौंप भी सकते हैं और कोई कार्य उनको दे भी सकते हैं। ये इनके पास राष्ट्रपति महोदय और इनके पास पावर रहती है राज्यपाल महोदय के पास, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो वर्तमान की मैं बात करूँ तो हाल ही के अंदर जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है उनको बनाया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और इससे पहले जो थे वो हमारे कौन थे? राजीव महर्षि जो थी वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो पद है उस पर कार्यरत थे, ठीक है। अब जो ये पद है, इस पद के पास इतनी बड़ी आपने देखा कि जो BR अम्बेडकर साहब है, भीमराव अम्बेडकर जी, जो हमारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, उन्होंने जब इस पद को बताया है कि ये कौन सा पद है, सबसे महत्वपूर्ण पद अधिकारी है, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का पद है, सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इन्होंने जब कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। अब इस पद की कुछ एक स्वतंत्रताएं देखिए क्या दी गई हैं, और इन्हीं से मैंने अनुमान लगाया कि उन्होंने इस पद को कहा होगा, ठीक है, क्योंकि सारा खजाना हमारे देश का इन्हीं के हाथ में है, ठीक है। सारा खजाना, जितना भी खजाना है, इनको हटाना, सबसे पहले इनको हटाने का जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि प्रसाद पर्यंत है। प्रसाद पर्यंत से आप समझते हैं कि मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय को, प्रेसिडेंट जो हमारे हैं राष्ट्रपति महोदय, उनको इनका कार्य पसंद नहीं आया तो इन्होंने क्या किया, अपनी मर्ज़ी से इनको हटा दिया, चलो भाई हम तुम्हें नहीं रखना चाहते। ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत नहीं है। एक अकेले राष्ट्रपति महोदय को पसंद ना आना या नापसंद पसंद ना की बात नहीं है, पसंद नापसंद की बात नहीं है। पूरी मंत्रिपरिषद को, दोनों सदनों को, दोनों पटेल पर, संसद के जो पटल हैं दोनों, राज्यसभा का और लोकसभा का, दोनों पर आपको प्रस्ताव पास करने होंगे। प्रस्ताव होने के पास एक कमेटी भी बैठेगी, वो कमेटी निर्धारित करेगी और संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पास होंगे, तब जाके आप उनको हटा सकते हैं। बहुत मैंने यहाँ पे VG लगा रखा है, वेरी गुड मैंने लगा रखा है, अगर इसको वेरी गुड दें तो भी इसको कम पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्य है, इसमें मनमानी नहीं चलेगी, ठीक है। किसकी? जो राष्ट्रपति महोदय है या जो संसद की सदन है, कोई सी भी अकेले किसी की मनमानी नहीं चलेगी। अगर सारे के सारे इनके खिलाफ
खिलाफ हो जाएं, विरुद्ध हो जाएं, तब भले ही इनको हटा सकते हैं। अदरवाइज़ इनके कार्य में कोई कमी पेशी आएगी तब ही इनको हटाया जा सकता है। अगर कोई अच्छा कार्य करेगा तो इनको हटाना इतना आसान नहीं होगा। वेतन की बात करें तो वेतन इनका संचित निधि से खुद का वेतन आता है। अब इनका वेतन संचित निधि से आता है तो इनको खुद को इस बात की नॉलेज रहेगी कि मेरी संचित निधि में क्या क्या कार्य चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, संचित निधि मेरी भरी है या खाली है। तो इसका भी जो देश को है वो इस बात का बेनिफिट रहेगा। अब तीसरा बात है जो पद त्याग है। अब इनका पद त्याग होने के पश्चात मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि या तो इनकी 6 वर्ष की सर्विस पूरी हो जाए या फिर इनकी 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए। जो पहले पूरा होगा तब उनको क्या हो जाएगा, अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा या अपने पद से ये रिटायर हो जाएंगे। अब उसके बाद ये भारत के किसी भी विभाग में, ना सरकारी, ना राज्य सरकार में, ना केंद्र सरकार में, कहीं पर भी ये जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद ये जॉब नहीं कर सकते। ये इनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे देश के अंदर जो कलेक्शन हो रही है, कुछ भी हो रहा है हमारे देश के अंदर, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, खजाने के मालिक हैं तो इनके पास पूरी जानकारी रहती है। तो ये इस पद का दुरुपयोग न कर लें, इतनी जानकारी का दुरुपयोग न कर लें, इसके लिए इनको ना ही कहीं जॉब दिया जाता है और ना ही कहीं लगाने रहता है इनको। तो ये इनके ऊपर एक प्रावधान है जो कि बहुत 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 अच्छा है, कहीं भी ये जॉब नहीं ले सकते। तो इस चीज़ को, ये इसकी जो पद की स्वतंत्रता है, इसके अंदर जो मेन इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि जो BR अम्बेडकर जी हैं, बाबा साहब हैं, उन्होंने इसी के चलते इस पद को सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का जो पद है वो दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ आई होगी, जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है। और आप अदर टॉपिक अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लेना, यहाँ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में बता सकते हैं। वैसे मेरे फ़ोन में थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो जैसे ही फ़ोन मेरा ये अभी मैं उसी को टूटी फूटे को यूज़ कर रहा हूँ, अगर रिपेयर हो जाएगा तो उसके बाद आपको थोड़ी हो सकता है कि क्वालिटी के अंदर या तो इम्प्रूवमेंट दिखेगी या गिरावट दिखेगी। और मुझे ऐसा दिखने में ऊपर से लग रहा है कि इसके अंदर मुझे क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन वीडियो बनने के बाद मैं दूसरे फ़ोन के अंदर देखता हूँ तो वहाँ पे वीडियो क्लियर आती है। तो इस बात की मुझे थोड़ी खुशी होती है कि चलो दूसरे वालों जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली में उनको सही दिखनी चाहिए, तो उनको सही दिख रही है। तो बस यही मोटो रहता है, क्योंकि वीडियो तो आपके लिए बन रही है तो आपको सही दिख रही है। मैं खुद तो वॉच कर ही नहीं सकता, ये यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो मैं तो बाद में किसी और के फ़ोन से देखने की कोशिश करता हूँ। वो सिर्फ इसलिए देखता हूँ कि मेरी वीडियो सही बनी है या नहीं। जब मुझे समझ आएगा तो ही सामने वाले को समझ आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाई होंगे। नए चैनल पर अगर आप विजिट किया है पहली बार तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।